नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 7 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 17वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी कितना है? 504 किलोमीटर। इसको 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे मीटर पर सेकंड में चाल पूछा गया था। तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। समय कितना लगा है? 7 घंटे। इसको सेकंड में बदलने के लिए पहले 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद से देखिए, इसको मैं काटता हूँ 6 से, तो 6 8 48, 2 बचा 6 और उसके बाद से 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, फिर से इससे 6 से काटते हैं तो देखिए 6 एकम 6 और 2 बचा 24 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 छक 84। ठीक है, फिर ये 7 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 गुणे 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 20 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपने सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम है एक्स। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है, तो वाई पर जाना है इसको और पहले एक्स से ओ पर पहुंचती है। अब ओ कहाँ है तो इसके बारे में दिया गया। देखिए, ओ जो है वो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण यानी साउथ यानी नीचे की बात की जा रही है। कितना? 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पर वो पॉइंट ओ पर आ गई। ठीक है, ये ओ पॉइंट है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में, पूर्व किधर होगा? इधर होगा। कितना चल रही है? 30 मीटर चल रही है। तो ये आपका ओ था और ये चलने के बाद से वह वाई पर पहुंच जाती है। देखिए, ओ से वाई पर पहुंच जाती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा आपसे पूछी जा रही है। तो ये देखिए, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी जो होगी वो 50 मीटर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ये और ये तो पहले ही आप कट कर दीजिए, आपका उत्तर नहीं होगा। फिर इन्हीं दोनों विकल्प में से आपका उत्तर होगा। अब अगला पूछा गया था, वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या होगी? यानी कि वाई के सापेक्ष एक्स किस डायरेक्शन में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, वाई से एक्स पर कैसे जा सकते हैं? पहले इधर चलेंगे यानी कि किधर हो गया? वेस्ट हो गया, और ऊपर जाएंगे यानी नॉर्थ हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम हमारा सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम और 50 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। स्क्रीन पर आप स्लॉथ का इमेज देख पा रहे होंगे। ये इसी प्रकार से पेड़ की टहनी से उल्टा लटक करके सोता है। ये 24 घंटे में से, ध्यान से समझिएगा, 24 घंटे में से लगभग 17 घंटे ये इसी प्रकार से उल्टा लटक कर से सोता है। इसकी औसत आयु की बात करें तो लगभग 40 वर्ष इसकी औसत आयु होती है। इसमें से ये केवल 8 बार ही पौधों को, मतलब जिस पेड़ पर रहता है उसी को केवल 8 बार बदलता है। मतलब 40 साल में केवल 8 पौधों को, पेड़ को बदलता है। यानी कि औसतन एक पेड़ पर ये 5 वर्ष का समय व्यतीत कर देता है। और ये सिर्फ शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर ये रहता है उसी की पत्तियों को खा जाता है, और जब पेड़ की पत्तियां समाप्त हो जाती है तभी मजबूरीवश ये दूसरे पेड़ पर जाता है। और 40 वर्ष के दौरान औसतन सिर्फ 8 बार ही पेड़ को बदलता है। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट्स के आधार पर हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 50 नहीं बल्कि 8 वृक्षों पर घूमते हैं। यहाँ पर 50 वृक्ष दिया गया, इस वजह से ये उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये भी गलत है। देखिए, 10 वर्ष तक नहीं बल्कि 40 वर्ष तक जीते हैं और 40 वृक्ष नहीं बल्कि 8 वृक्षों पर घूमते हैं, तो ये भी गलत हो गया।
तीसरा देखिए, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार चौथे विकल्प को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्लॉथ 8 वर्ष तक जीते हैं, तो ये गलत हो गया। 40 वर्ष इनकी आयु होती है और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमते हैं। तो 40 नहीं बल्कि 8 वृक्षों पर घूमते हैं, ये भी विकल्प गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है, यानी कि वनों को जिस प्रकार से लगातार काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, संभावनाएं क्या क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि आसपास की जगह ठंडी हो जाएगी, तो ये उल्टा दिया गया। आसपास की जगह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा। अब पौधों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज़्यादा आएंगे और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो वातावरण ठंडा नहीं होगा बल्कि गर्म होगा। तो ये विकल्प पहला क्या हो जाएगा, पहला निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा। तो वर्षा का जल जो है वो ज़्यादा रिसेगा, मतलब कि एक तरीके से बहुत तेज़ी से बहेगा, क्योंकि जड़ें जो हैं वो एक तरीके से पानी जो है वो उनकी जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाएगा। तो वो जैसे ही मृदा पर पड़ेंगी वो धीरे धीरे बहने लगेंगी, यानी रिसाव ज़्यादा होगा। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं और वर्षा का जल जो होता है वो आसानी से उसको नहीं बहा पाता। लेकिन जब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, यानी मृदा एक तरीके से पकड़े नहीं रहेंगे जड़ों के द्वारा। उसकी वजह से मृदा क्या हो जाएगी, बहा ले जाएंगे जब तेज वर्षा होगी। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल होता है वर्षा कराने में, और जाहिर सी बात है भौम जल, वर्षा के माध्यम से जो जल भूमि में अवशोषित किया जाता है उसकी वजह से भी जल स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो वर्षा पर पूरी तरीके से प्रभावित होगा पेड़ पौधे काटने की वजह से, और इसकी वजह से जल स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये भी हमारा विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल सी वाला विकल्प हमारा सही है। दिए गए विकल्प में देखिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है जिसमें केवल सी मेंशन हो। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 कॉमन अंक लिखा था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि ये प्रश्न के विकल्प गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू की दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर दी गई है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। 1 सेंटीमीटर किसको दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा, 1 सेंटीमीटर दर्शाता है 110 मीटर को, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15.4 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा? तो सिंपली आप 110 में 15.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए जीरो से ये दशमलव हट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, 154 गुणे 11 हो जाएगा। देखिए 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, हाथ में 4, 11 पचे 55 और 4 59 हो जाएगा, हाथ में 5, फिर 11 और 5 16, यानी कि 1694 मीटर में आएगा। अब देखिए सभी विकल्प किलोमीटर में दिए गए हैं, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यानी कि हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 1.694 किलोमीटर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1.694 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं? तो प्रतिवेशी का मतलब कि सराउंडिंग, जो उसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक तरीके से उस सेंस में आया हुआ है कि मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य कौन से, आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे मिजोरम की बात की गई थी, ये देखिए यहाँ पर ये राज्य मिजोरम है। ठीक है, तो इससे सटे हुए 3 राज्य कौन से हैं? यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा है, और ये दूसरा देखिए मणिपुर है, और ये येलो वाला देखिए ये आपका आसाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा, जिसे पंचायत बोलते हैं, एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल करके यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी? तो ये मिजोरम में होता है। यहाँ पर बेसिकली टीन की खेती के लिए भी मिजोरम प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 1 टीन बीज बोने के लिए जितना ज़मीन की आवश्यकता होगी उसे 1 टीन ज़मीन बोला जाता है। ठीक है, और टीन की खेती के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो टीन की खेती फसल उगाने की एक बेसिकली पद्धति है। इस प्रकार की खेती में बीज का मापन
टीन के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की खेती में बीज के मात्रा के अनुसार जमीन में वृद्धि या फिर कमी होती है। इस प्रकार की जाने वाली खेती को टीन खेती कहते हैं। बेसिकली टीन एक समझ लीजिए पात्र है, पॉट है, जिसमें जितना भी बीज आएगा एक टीन में, उसको बोने के लिए जितने ज़मीन की आवश्यकता होगी उतना ज़मीन उस परिवार को अलॉट कर दिया जाता है। ये बेसिकली टीन की खेती मिजोरम में ही होता है और ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी जिसे रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सामान है, इससे कोई नया प्रोडक्ट आपने बना दिया, अब उस प्रोडक्ट से पहले वाले सामान को हम लोग अगर पा लेते हैं तो इसे ही उत्क्रमित कहते हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। अब क्या बायोगैस से आप फिर से गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, दूध से पनीर का बनना। अब पनीर से क्या आप दूध फिर से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये भी रिवर्स प्रोसेस नहीं है। पहला विकल्प देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के बाद से फिर से उस फॉर्म में नहीं आ पाता है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया क्योंकि रिवर्स नहीं जा सकते। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, मोम का घोल बनना। अब मोम का घोल पिघल करके जब वो जमेगा तो फिर से मोम बन जाएगा, ठीक है, यानी ये रिवर्स प्रोसेस हो सकता है। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार करिए। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। ध्यान से समझिएगा, बरगद के जो वृक्ष के जड़ हैं उसके बारे में कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बात बिल्कुल सही है। बरगद का पेड़ कुछ इस प्रकार से मान लीजिए है, तो यहाँ से कुछ शाखाएं नुमा लटकती रहती हैं, ये एक्चुअली में उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। तो पहला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की 30 गुना होती है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो जड़ें लटक रही हैं वो जमीन तक आती हैं ज़्यादा, या फिर जो जमीन के अंदर भी जड़ें जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वृक्ष की लंबाई की 30 गुना नहीं होती है, तो ये विकल्प गलत हो गया। और तीसरा देखिए, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूती खंभों की भांति सहारा देता है। ये बात बिल्कुल सही है। जड़ें जितना जमीन में अंदर जाएंगी उतना ही मजबूती प्रदान करती है उसको जमीन के ऊपर खड़े रहने में, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही था, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। ये विकल्प गलत है। खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं किया जाता है जड़ों के द्वारा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5वां देखिए, लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार की घटनाएं बरगद के जड़ों में होती हैं। जो शाखाएं लटकती हैं, जो जड़ें लटकती हैं, वो बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर भी चली जाती हैं। यानी दिए गए विकल्प में कौन कौन सा सही है? ए, सी और ई वाला विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए, सी, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो उस विकल्प को काट देते हैं जो उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, चारों विकल्पों में देखिए, यहाँ पर दिया गया है राजस्थान, तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की बात की गई थी, तो ये तो होगा नहीं, हमारा उत्तर गलत हो गया। उसके बाद से देखिए, आसाम में बारिश तो होती है लेकिन बर्फबारी उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें भी बहुत सामान्य नहीं है, बहुत सामान्य नहीं है बर्फबारी, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा मनाली, यहाँ पर अक्सर बर्फबारी होती है और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश मनाली इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो वो वाला विकल्प उत्तम होगा जिसमें यहाँ पर हड्डियों की बात की गई थी, तो कैल्शियम की इसको आवश्यकता है। कैल्शियम दूध में पाया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए, केवल ऑप्शन नंबर 3 में आपको दूध दिख रहा होगा जिससे कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूध, सब्जियां, पालक और फल, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में निम्न नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, ठीक है, यानी अंडे देने का काम रानी मक्खी का होता है। आगे जानते हैं इनके बारे में। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, यानी कार्यकर्ता मक्खियाँ, ठीक है।
ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। छत्ते बनाने का काम मादा मधुमक्खियाँ करती हैं और बच्चों का लालन पालन भी मादा मधुमक्खियाँ ही करती हैं। यानी कि देखा जाए तो मादा मधुमक्खियाँ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्ते बनाने में भी, इसके अलावा रस को लाने में भी, बच्चों के लालन पालन में भी नर मधुमक्खियों का कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ये विकल्प गलत हो गया, बहुत सी नहीं होती है, एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखिए प्रत्येक छत में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पांचवा देखिए नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे रस और फूलों को खोजने में सहायता करते हैं, ये विकल्प गलत है। नर मक्खी फूलों का रस नहीं ढूंढते हैं, ये विकल्प गलत है। यानी कि कौन कौन सा सही है, देखिए बी, सी और डी वाला विकल्प सही है। अब चलिए ऑप्शंस में चलते हैं, बी, सी, डी वाला। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए बी, सी और डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। यानी कि कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, इन सब में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है आपसे बोला जा रहा है। पहला दिया गया शरीर पर सल्कों से ढका होना। तो देखिए यहाँ पर मधुमक्खी का जो शरीर होता है, मक्खी का, वो एक तरीके से सल्क से ढका नहीं होता है, तो ये सब में नहीं कॉमन है, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देखिए भूमि और जल दोनों में रह सकती है, मधुमक्खी जल में नहीं रह सकती, ये विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए जहरीला होना, यहाँ पर मधुमक्खी जो है वो जहरीली नहीं होती है। उसके बाद से बाज जहरीला नहीं है, कछुआ जहरीला नहीं है, ये विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी देखिए अंडे देना, ये सभी में कॉमन होता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 3 केवल सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला दिया गया है कि ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। पोली का मतलब होता है भुरभुरा, मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल मृदा में उपजाऊ बनाती हैं, सही बात है। जो पत्तियां गिर गई रहती हैं खेतों में, उनकी पत्तियों को ये खा जाते हैं और इनका जो मल है वो मृदा को उपजाऊ बना देता है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, कंपोस्ट यानी कि खाद में, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरक से महंगी होती है, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि किसानों के खेत में जो केंचुए पाए जाते हैं वो इसी प्रकार से कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, वो कोई फैक्ट्री नहीं है कि वहाँ पर महंगा या फिर सस्ता की बात आएगी। ठीक है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अंतिम देखिए रसायनों यानी पीड़क नाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है, ये विकल्प गलत है। इससे केंचुए प्रभावित होते हैं, बहुत बार केंचुए की मृत्यु भी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक का प्रयोग किया गया, तो ये भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि कहा जा रहा था कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ए, बी और सी वाला विकल्प हमारा सही है। चलिए अब विकल्पों में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए ए, बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ध्यान से समझिएगा, बाल केंद्रित किसके कारण है ईवीएस आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प दिया गया है गतिविधि आधारित शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस में गतिविधि बच्चों से कराई जाती है जिसकी वजह से बालक केंद्र में होता है। क्यों? क्योंकि बालक ही करके गतिविधि करने में एक्टिवली सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाता है, तो ये विकल्प पॉजिटिव है। दूसरा दिया गया रट कर सीखना, तो ये विकल्प निगेटिव है। एनसीएफ 2005 रटने को पूरी तरीके से निषेध करता है, निगेटिव मानता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, अगर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा होती तो बाल केंद्रित नहीं होता बल्कि पुस्तक आधारित केंद्रित होता। यहाँ पर मैं बता दूं एनसीएफ 2005 बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ने की बात करता है, परिवेश यहाँ पर महत्वपूर्ण है ना कि पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और चौथा देखिए दिया गया सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्कूल, घर और समुदाय उसके परिवेश का हिस्सा है और अपने परिवेश से ही जोड़ करके वो ईवीएस को सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी दिए गए विकल्पों में देखिए केवल ए और डी वाला इसका सही जवाब है। अब चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 देखिए केवल ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का क्या उद्देश्य है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ईवीएस में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी करता है, यानी खुद करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए बच्चों को पर्यावरण समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की बात की जा रही है
ताकि वो पर्यावरण में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूक होकर के उसका हल निकालने में एक तरीके से अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं जब वो समाज में जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, बच्चों को नए ज्ञान सृजन करने के लिए संलग्न करना। सही बात है, बच्चों को नए ज्ञान से कैसे जोड़ा जाता है ईवीएस में? उसके पूर्व अनुभव से, यानी जो बच्चा परिवेश में जो कुछ भी देख रहा है उसके परिवेश से जोड़ करके नए ज्ञान को दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है एनसीएफ 2005 के अनुसार। और चौथा विकल्प देखिए दिया जा रहा है कि बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि ज्ञान की रचना करते हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों रचनावाद को सपोर्ट करते हैं और ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे रचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना ये था कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं हैं बल्कि ज्ञान की रचना करता है, निर्माण करता है। प्राप्तकर्ता का मतलब ये हो गया कि एज ए टीचर आप कक्षा में आइए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दीजिए बच्चे उसको प्राप्त कर लिए और घर चले गए। ऐसा नहीं होता है। आज के परिवेश में बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो ये प्राप्तकर्ता की वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए, बी और सी वाला हमारा सही जवाब होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे कि कहा जा रहा है कि यह शिक्षण आधारित है, यानी कि जो ईवीएस है वो केवल पढ़ा कर ही सीखा जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? ईवीएस को बच्चे के परिवेश से जोड़ने की बात की जाती है, यानी बच्चा अपने परिवेश में जो देख रहा है वहीं उसका पर्यावरण है, यानी परिवेश से भी बच्चा पर्यावरण के बारे में सीख सकता है। क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही होता है परिधन आवरण, यानी कि बच्चे के आसपास का जो भी क्षेत्र है जो उसको चारों तरफ से घिरा हुआ है वो पर्यावरण है। प्रत्यक्ष तौर पर वो देख रहा है और उसके माध्यम से सीख सकता है। तो ये केवल शिक्षण आधारित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र साधन है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ भी आपको ही दिख जाए, एकमात्र दिख जाए, वो हमेशा विकल्प निगेटिव बना देता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ईवीएस को केवल पुस्तकों से सीखा जा सकता है। ये विकल्प निगेटिव इसलिए है क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे परिवेश से भी सीखते हैं। तो ये विकल्प कहना कि केवल पुस्तक से ही सीखा जा सकता है, ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। केवल जहां भी आ गया अब आपको विचार करना ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा निगेटिव ही होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है रचनात्मकता के लिए। रचनात्मकता तभी आएगी जब आप एक समस्या के नए नए तरीके से मौलिक विचारों के माध्यम से उसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। और नए नए विचार ढूंढने के लिए आपको जरूरी यह है कि आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचे, यानी नए नए तरीकों के माध्यम के बारे में सोचे। और ये कह रहा था कि केवल एक ही शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ये विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक बार चौथे विकल्प को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करना चाहूँगा। यहाँ पे कहा गया था कि यह शिक्षण आधारित है। देखिए, शिक्षण आधारित कहने का मतलब कि जिसे केवल टीचर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। ईवीएस परिवेश का से जोड़कर बात की जाती है, तो परिवेश को देख करके प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे सीख सकते हैं। तो इसमें टीचर का रोल जरूर है, लेकिन ऐसा कहना कि केवल टीचर के माध्यम से सीखा जा सकता है, ये विकल्प गलत है। क्योंकि ईवीएस में हम लोग करके सीखने पर जोर देते हैं, यानी बच्चा अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करता होता है, ना कि प्राप्त करता होता है। तो चौथा विकल्प भी गलत हो गया, तीसरा और दूसरा भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। एकीकृत करने का मतलब कि तीनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। कैसे? अब इसको समझिए। बच्चा परिवेश में जब से जन्म लेगा तब से वो देखता रहता है कि उनके माता पिता या फिर आस पड़ोस के लोग शौच से आने के बाद से वो अपने हाथों को साबुन से धोते हैं या फिर डेली नहाते हैं, अपने नाखूनों को छोटा रखते हैं। ये सब क्या है? ये उनके परिवेश का हिस्सा है। अपने आसपास में वो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो अपने शरीर को साफ रखना, नाखून को छोटा रखना, शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धोना, ये क्या है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे, उंगलियों को साफ नहीं रखेंगे, तो जो भोजन आप कर रहे हैं वो आपकी उंगलियों के माध्यम से, आपके नाखून में छिपी गंदगी के माध्यम से वो आपके पेट में जाएगा और 50 बीमारियां हो जाएंगी। तो बीमारी हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, तो विज्ञान से संबंधित करके उसके परिवेश को जोड़ा गया है, यानी कि विज्ञान के टॉपिक को उसको ईवीएस के माध्यम से एकीकृत करके पढ़ाया जा रहा है। यानी कि आप अपने शरीर को गंदगी रखेंगे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, और बीमारी किसका पार्ट था? विज्ञान का। इसी प्रकार से देखिए, सामाजिक विज्ञान की बात की जाती है, तो यहाँ पर बच्चा अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के
एक तरीके से भौगोलिक स्थितियां देख रहा है, क्षेत्र भ्रमण करने जाता है। तो ये सब क्या है, भौगोलिक स्थितियां क्या है, ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट है और इस वजह से ये भी एकीकृत किया गया है किसके साथ, ईवीएस के साथ। तो यही बोला जा रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए क्या चुनौती है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर सिखाने होना चाहिए, यानी कि एज ए टीचर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए क्या चुनौती है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप बच्चे को कह दें कि रट करके सीख लो, तो ये तो एज ए टीचर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको कोई रोल ही प्ले नहीं है ये बच्चों को सिखाने में। तो ये विकल्प एक तरीके से निगेटिव है। दूसरा देखिए, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, यानी कि सम्मित कहने का मतलब कि एक सिचुएशन में बच्चे ने कुछ सीखा है, उसी सिचुएशन में उसी कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हुए अगला कॉन्सेप्ट अगर बच्चा सीख रहा है तो इसको सम्मित आधारित सीखने का स्तर कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से एज ए टीचर आपका कोई खास रोल नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अवधारणाओं का विवरण, यानी कि आप केवल आकर के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, एज ए टीचर आप केवल लेक्चर दे करके चले जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बच्चे सीखें या नहीं सीखें आपका कोई रोल ही नहीं था इसमें एज ए टीचर। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। अब जब एज ए टीचर आप इस प्रकार का अवसर दे रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर कुछ गतिविधि कर रहा होगा या फिर गतिविधि में शामिल हो रहा होगा और सबको निरीक्षण करना और सबके ज्ञान की रचना कराना और साथ ही साथ ये देखना कि बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसमें एज ए टीचर आपकी महत्वपूर्ण चुनौती होगी और यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, यानी कक्षा में कौन कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है या इन चारों में से कौन सा अक्सर किया जाना चाहिए बच्चों की कक्षा में। पहला दिया गया वाद विवाद प्रावधान। वाद विवाद यानी कि इंटरेक्शन करने की बात की जा रही है, बातचीत करने की बात की जा रही है आपस में। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से भी सीखते हैं। उनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया गया था जिसमें इंटरेक्शन को ही जोड़ दिया गया था। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अनुभवात्मक सीखना। अनुभवात्मक मतलब कि बच्चे का जो पूर्व अनुभव है उससे अनुभव से जोड़ करके आगे की शिक्षा देने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना ईवीएस के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से ईवीएस को जोड़ने की बात करता है। यानी बच्चे ने जो कुछ भी अपने परिवेश में देखा है, जो कुछ भी उसका अनुभव है, उसके अनुभव को आधार बनाते हुए नई शिक्षा दी जाती है। यानी कि ये विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, कहानियां भी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में। क्यों? क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चे एक तरीके से कल्पनाशील बनते हैं और जो कुछ भी बच्चे को कॉन्सेप्ट बताना है, कहानी में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और इसकी वजह से वो जो उनका अधिगम था वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। लेकिन चौथे विकल्प की बात करें, तथ्य और सूचना। तथ्य का मतलब कि सिर्फ आप बच्चे को आकर के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब कि आप आकर के केवल बता दीजिए कि हाथी के बारे में विशेषता बता दीजिए, तो हाथी के बारे में विशेषता केवल सुन करके बच्चे थोड़ी समझ पाएंगे। या तो उनको खेल के माध्यम से बताइए, या तो देखिए यहाँ पर सूचनाएं देना, यानी कि आकर के कक्षा में केवल लेक्चर दे देना, ये बड़े कक्षा के स्तर पर संभव है। लेकिन प्राइमरी स्तर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, करके सीखते हैं, खुद अनुभव करके सीखते हैं। तो इसमें आप केवल इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो बच्चे सूचना के प्राप्तकर्ता थोड़ी हैं, वो सूचना के निर्माण करता है। यानी कि अपने स्तर पर करके वो खुद सीखेंगे, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, ना कि सूचना को रिसीव करेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि क्या विकल्प बना, ए, बी और सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है। उप विषय मतलब कि एक तरीके से उप थीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ईवीएस में प्राइमरी स्तर पर कुल 6 थीम बताए गए हैं, जिसमें पहला जो थीम है परिवार एवं मित्र या फिर परिवार और दोस्त, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। तो उसी परिवार और दोस्त के कौन सा 4 उप थीम में से एक उप थीम आपको दिया गया ऑप्शन में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो परिवार एवं मित्र तो ये तो थीम हो गया, आश्रय भी थीम है, यात्रा भी थीम है। लेकिन अगर पौधे की बात करें तो पौधा जो है वो परिवार और मित्र का उप थीम है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है, यानी सार्थक सीख कैसे दी जा सकती है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप में आयोजित करके, विषयगत यानी कि थीमेटिक थीम के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ईवीएस में कुल 6 थीम बताए गए हैं, यानी थीम में बांटा ही गया है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा। वृत्तांत का मतलब होता है नरेशन देना, और वास्तविक संवाद मतलब कि एक तरीके से सक्रिय रूप से बच्चे इस संवाद में यानी इंटरेक्शन में भाग ले रहे हैं। तो इंटरेक्शन जहाँ पर भी होगा वो पॉजिटिव सेंस में होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे
इंटरेक्शन के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए प्रयोग के द्वारा, प्रयोग तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे इसमें खुद करके सीख रहे होंगे, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार करके सीखने के संदर्भ में यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का मौखिक मूल्यांकन करके, तो ये मूल्यांकन से संबंधित है और यहाँ पर सीखने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल ए, बी और सी वाला सही उत्तर होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है। प्रासंगिकता यानी कि किसी से संदर्भ लेने की बात की जा रही है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ईवीएस में कि ईवीएस को बच्चे के परिवेश से जोड़ करके देखना है, यानी कि परिवेश के कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को बताना है। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, तो ये विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ पर परिवेश से जोड़ने की बात नहीं है। दूसरा देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस को सीखना, ये भी परिवेश से बात नहीं किया गया। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस को सीखना, ये भी परिवेश से नहीं जोड़ा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़ करके सीखना, ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखें हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में शिक्षा देने की बात की जा रही है और यही प्रासंगिकता का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, यानी कि भोजन एक तरीके से जो थीम है उसके बारे में बच्चों को बताना है, तो कैसे उनको सही तरीके से और प्रामाणिक तरीके से बताया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे कि कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल करना। पाठ्य पुस्तकों को संसाधन के रूप में शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक को शामिल करके आप बच्चे को ईवीएस पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बच्चे का परिवेश है। बच्चे जिस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं उसके माध्यम से ज़्यादा सीखेंगे, ना कि पाठ्य पुस्तक के हिसाब से। तो ये थोड़ा संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर एज ए टीचर आकर के कक्षा में सिर्फ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अनुभव कर जब तक नहीं करेंगे, खुद करके नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं सीख सकते। जो प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने वातावरण में नहीं देखा है उसके बारे में सीखने में उनको कठिनाई होती है, और यहाँ पर सार्थक सीखने की बात की गई थी, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का अनुभव केवल किया जा सकता है कि बच्चे किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन नया ज्ञान बच्चों को भोजन नया विषय के बारे में बताने के लिए आप केवल प्रश्नोत्तरी तक सीमित नहीं रह सकते। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, समूह कार्य में क्या होगा, बच्चे एक्टिवली सहभागिता दिखाएंगे, यानी एक्टिवली से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो इंटरेक्शन करेंगे ही करेंगे और चीज़ों के बारे में जल्दी सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चर्चाएं भी बात की गई हैं, तो ये विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है। तो ईवीएस किसके माध्यम से सीखा जा सकता है? तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना होगा। देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि फेसबुक, ट्विटर, ये उत्तर होगा नहीं। दूसरा दिया गया स्कूल पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होते हैं? पुस्तक होते हैं। तो केवल पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे का परिवेश इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। अब क्षेत्र भ्रमण कहाँ कराया जाएगा? जाहिर सी बात है, बच्चों के परिवेश में कराया जाएगा। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख रहे होंगे, अवलोकन कर रहे होंगे, यानी कि उनको अनुभव प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष तौर पर देख करके। तो अनुभव के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, और अनुभव कहाँ से प्राप्त हो रहा है? बच्चे के परिवेश से। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। तो रोल प्ले के माध्यम से जब बच्चा नाटक कर रहा होगा तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा और साथ ही साथ अंतःक्रिया भी कर रहा होगा, यानी कि कोई अगला बच्चा जो अगला कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो जब कुछ बोल रहा है तो उसके संबंध में इंटरेक्ट कर रहा है, उसके संबंध में एक तरीके से तर्क दे रहा है। जो कुछ भी बातें कर रहा होगा निश्चित तौर पर वो अपने अनुभव के आधार पर और जो कुछ भी वो परिवेश में देखा है उसके आधार पर कर रहा होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वास्तविक संवाद, देखिए बच्चे जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। बच्चा अपने परिवेश में कुछ देखा होगा, जल के बारे में, पानी के बारे में, तो वो चीज़ बच्चे को बताता है दूसरे बच्चे अपने अनुभव को शेयर करते हैं पहले बच्चे के साथ, यानी कि एक तरीके से अपने अनुभव के आधार पर वे बातचीत कर रहे हैं। इसी को वास्तविक संवाद
कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चे के अनुभव से ये जुड़ा हुआ है, और अनुभव जहां भी आ गया यानी कि वो बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश में देखा होगा, यानी ईवीएस परिवेश से जोड़ करके बात की जाती है, तो ये भी विकल्प पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे इसमें अवलोकन करेंगे, प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश से सीखने की बात की जा रही है, तो ये तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। निबंध लिखने में एक तरीके से बच्चे का कोई प्रत्यक्ष तौर पर अगर नहीं देखा है, कोई अनुभव नहीं है, तो केवल निबंध लिख करके बच्चे को ईवीएस के बारे में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ए, बी और सी वाला विकल्प सही होगा। अब चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए, बी और सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। आप लोग एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी में कई ऐसी घटनाएं जो कि वास्तविक तौर पर घट चुकी हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया। जैसे कि बिहार की एक लड़की मधुमक्खी पालन में किस प्रकार से आजीविका का साधन जुटाती है, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, मधुमक्खियों के बारे में बताने के लिए वास्तविक जीवन से जोड़ा गया है। इससे बच्चे एक तो मोटिवेट होंगे और साथ ही साथ वो मधुमक्खी पालन और आजीविका जैसी चीज़ों से भी जानेंगे कि हाँ, इससे भी आजीविका के साधन जुटाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी के बारे में भी बच्चे जान रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव के माध्यम से, किसी के अनुभव के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, वास्तविक घटनाएं उनकी पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किया गया। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के अनुभव से आप सीख रहे हैं, किताबी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, किसी के अनुभव से आप सीख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, दूसरा देखिए, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। प्रासंगिक मतलब कि कॉन्टेक्सचुअल, यानी कि उसके संदर्भ में अब बच्चा परिवेश में इस प्रकार की चीज़ें देख रहा होता है जो वास्तविक घटनाएं घटी हुई हैं, प्रत्यक्ष तौर पर भले ना देखा हो, लेकिन टीवी में और इस प्रकार की न्यूज़ें वो देख रहा होता है, और कहीं ना कहीं उससे वो जोड़ करके समझता है कि हाँ, वास्तविक में ये घटनाएं घटी हुई हैं। बच्चे ये समझ पाते हैं कि हाँ, ये सही घटना है, इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही हैं, तो इससे बच्चे अपने आप को उस संदर्भ से जोड़ लेते हैं, और ये पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि परिचित घटनाएं का मतलब कि जो पहले घट चुकी हैं, बच्चे को फिर से अवसर मिलता है उसको देखने के संदर्भ में, यानी ये भी एक तरीके से परिवेश से जुड़ा ही हुआ है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प शिक्षक के लिए है। तो आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक के लिए आसान हो रहा है या फिर कठिन हो रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जो भी बात होगा वो केवल बच्चों के लिए होगा, शिक्षार्थी के लिए होगा, विद्यार्थी के लिए होगा, ना कि शिक्षक के लिए। तो ये शिक्षक की बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी दिए गए विकल्प में ऑप्शंस में देखिए, केवल ए, बी और सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं विकल्पों में। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए, बी और सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। ध्यान से समझिएगा, सीखने में सुधार की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, बच्चे सीखने में समस्या महसूस कर रहे हैं, फिर उसको एज ए टीचर आप उसको प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं और सीखने में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी सीखने में सुधार कर रहे हैं। यानी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ, आपने मूल्यांकन किया कि बच्चे को कहाँ पर समस्या थी। अब बीच सत्र के बीच में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि एक सत्र के बीच में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से या फिर कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद से पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट या फिर पर्टिकुलर उस चैप्टर में बच्चे को क्या दिक्कत है, कहां पर समस्या है, अधिगम में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सभी समस्याओं के बारे में जानने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और इसके बाद से वो आपको समस्या पता चल गई और उसके बाद से बच्चे को फिर से आप अधिगम कराएंगे बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए। तो ये क्या है? ये सीखने के लिए आकलन है, यानी कि बच्चे का अधिगम अभी हुआ नहीं है। सीखने के दौरान कौन कौन सी समस्या आ रही है उस समस्या की पहचान करके उस समस्या को दूर किया जा रहा है ताकि बच्चे के सीखने में सुधार हो सके। तो ये सीखने के लिए आकलन है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सीखने का आकलन जो आपकी एक तरीके से सीखने का आकलन, ये आपका अधिगम जो है वो हो चुका है। जैसे कि आपकी जो फाइनल परीक्षा होती है, आपने साल भर जो सीख लिया है, अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, अब आपका केवल फाइनल परीक्षा होगा। वो जो आकलन हो रहा है वो आपका पास या फिर फेल घोषित करने के लिए हो रहा है। और जो सत्र के बीच में आकलन होता है वो आपकी पढ़ाई चल रही होती है, आपका अधिगम चल रहा होता है। उस अधिगम के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम के जानने के लिए आपका आकलन किया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर करके आपके अधिगम में सुधार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए आकलन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही सीखने में सुधार आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। सहपाठी आकलन यानी आपके साथ आपकी कक्षा में जो पढ़ रहा है उसका
आप आंकलन कर रहे हैं और आपका वो आंकलन कर रहा है। तो ये सहपाठी आंकलन कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सीखने के रूप में आंकलन, यानी कि आपके साथ ही आपका सहपाठी भी सीख रहा है, तो आपने कितना सीखा है आपके बारे में वो आपका सहपाठी बता रहा है, तो इसे बोलते हैं सीखने के रूप में आंकलन। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा दिया गया सीखने के बारे में आंकलन। सीखने के बारे में आंकलन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक के एक चैप्टर के बीच में ही आधा कॉन्सेप्ट मान लीजिए बताया गया, या फिर एक कॉलम बता दिया गया, एक तरीके से सब कॉन्सेप्ट बता दिया गया। उसके बाद से क्या होता है कि बीच में ही आपको कुछ प्रश्न दिए गए रहते हैं। प्रश्न इसलिए दिए गए रहते हैं कि आपने जो कुछ ऊपर पढ़ लिया है, अभी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, आधा ही पार्ट खत्म हुआ है, बावजूद इसके आपने ऊपर जितना पढ़ लिया है उसमें आप अपना खुद का मूल्यांकन कर पाएं उस प्रश्नों के माध्यम से कि जो चीज़ें आप सीख चुके हैं क्या उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो ये आप स्वयं से मूल्यांकन करते हैं। कैसे? बुक में दिए गए प्रश्नों के आधार पर, यानी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट के बीच में ही आपको 2 से 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं पहले के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सहपाठी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तीसरा देखिए, सीखने के परिणामों का आकलन। अब सीखने का परिणाम यानी कि जो अधिगम है वो हो चुका है, अब उसका आकलन करना है। तो ये तो बिल्कुल वार्षिक परीक्षा जो होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सहपाठी के द्वारा नहीं किया जाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सीखने का आकलन, सीखने का आकलन यानी अधिगम हो चुका है, अब उसका आकलन करना है, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, क्योंकि सहपाठी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी कि केवल ए वाला विकल्प हमारा सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 केवल ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा है बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य और गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है? ध्यान से समझिएगा। इन चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों की गतिविधियों को एकत्रित किया जा रहा है और उनके द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, ठीक है। और एक बार में सभी बच्चों के सभी प्रकार के गतिविधियों के बारे में बताया जा सकता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे की शैक्षणिक प्रगति के दौरान जो कुछ भी बच्चे से गतिविधि कराई जा रही है कक्षा में, उन सभी गतिविधियों का एक तरीके से आउटपुट या फिर आउटकम पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है, यानी जो कुछ भी शैक्षणिक प्रगति से संबंधित है पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है। और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गतिविधियों के बारे में बात की गई थी। बहुत से व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं कि पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि उपख्यानात्मक रिकॉर्ड का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर बच्चे की शैक्षणिक प्रगति यानी शिक्षा से संबंधित बात की जा रही है तो वो पोर्टफोलियो से जुड़ा होगा, और अगर बच्चे के व्यवहार की बात की जा रही है, व्यवहार को रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा। यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में सिर्फ बच्चे के व्यवहार से संबंधित बातें लिखी गई रहती हैं, और पोर्टफोलियो में बच्चे की शैक्षणिक प्रगति, गतिविधियों में बच्चा किस प्रकार से परफॉर्म किया है उसके बारे में लिखा गया रहता है। यहाँ पर गतिविधि की बात की गई थी, इस वजह से पोर्टफोलियो हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट सभी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।